एवरीवन, चलिए आज हम लोग 10 जुलाई के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जो कि आपको यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए, तो पहला जो है वो कृषि अवसंरचना कोष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई अखिल भारतीय केंद्रीय योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दे दी है। इसमें क्या है, इसमें प्रमुख बिंदु जो हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या है। तो इस योजना के तहत फसल के बाद प्रबंधन के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा दी जाएगी। इस योजना की अवधि जो है वो आपको वर्ष 2020 से 2029 तक 10 वर्षों के लिए दी जाएगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इसको ध्यान में रखेंगे। कब से कब तक? तो 2020 से 2029 तक 10 वर्षों के लिए होगी। तो एक प्रश्न में आ सकता है, अगर बीपीएससी की बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस योजना में कितने वर्षों के लिए यह योजना की अवधि जो है कितने वर्षों के लिए होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। योजना के तहत देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किसान और उत्पादक संगठनों एफपीओ स्टार्टअप्स कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपने देखा वो क्या था, हम लोग को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों में 2 करोड़ की सीमा तक प्रति वर्ष 3% का ब्याज अनुदान होगा। तो अगेन ये एक क्वेश्चन बनता है कि प्रतिवर्ष कितने परसेंट का ब्याज अनुदान होगा। तो प्रतिवर्ष 3% का ब्याज अनुदान होगा। यह अनुदान अधिकतम कितने वर्षों के लिए इस सुविधा के लिए उपलब्ध होगा? तो 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। तो अगेन ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। देखिए बीपीएससी की जब बात की जाए तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आपको इन सब फैक्ट्स को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके अलावा पात्र उधारकर्ताओं को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना के तहत गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है किस योजना के तहत? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। तो चलिए यहाँ तक का था, हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, यह क्या है? तो देखिए सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है, इसमें क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो क्या पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या है हमारा? संस्कृति मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने? तो संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियाई कुंजर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण की परियोजना आरंभ की है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सा मिशन है? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। और इसमें कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ये संस्कृति मंत्रालय है। ठीक है, और इस मिशन के तहत मंगोलियाई कुंजर के कितने अंकों को पुनर्मुद्रण करने की परियोजना आरंभ की गई है? तो वो है 108 अंकों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पर इसके प्रमुख बिंदु को देखते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो आप देखिए, मंगोलियाई भाषा में कुंजर का अर्थ होता है संक्षिप्त आदेश। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कभी कि आपको यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मंगोलियाई भाषा में कुंजर का अर्थ क्या होता है। तो कुंजर का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त आदेश, जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के शब्द होते हैं। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यह जो है कुंजर, यह किस भगवान से रिलेटेड है? तो आपके आंसर होंगे क्या? भगवान बुद्ध। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, प्रमुख बिंदु में अगले पॉइंट पे आते हैं। मंगोलियाई कुंजर को तिब्बती भाषा से अनुदित किया गया है। कुंजर की भाषा शास्त्रीय मंगोलियाई है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुंजर की भाषा क्या है? शास्त्रीय मंगोलियाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में आरंभ किया गया था। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसमें बीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन चूँकि पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है कि यह कब प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। यह कब प्रारंभ किया गया था, तो फरवरी 2003 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसका कार्य क्या है? पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रसार करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला इसी में पॉइंट है मिशन का एक उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या क्या? देखिए कभी कभी क्या होता है यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप जानते होंगे, स्टेटमेंट 4 दे दिए जाते हैं, उसके बाद कूट दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कूट में देने जाने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है, अधिक होती है। चूँकि यह सेंट्रल आपको संस्कृति मंत्रालय से रिलेटेड है, इसलिए इसके चांसेस पूछे जाने की बढ़ जाती है। तो मिशन का उद्देश्य क्या है? मिशन का एक उद्देश्य दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना है, जिससे कि उसमें प्रतिस्थापित ज्ञान शोधकर्ताओं, विज्ञानों एवं बड़े पैमाने पर आम लोगों तक प्रसारित हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में विभिन्न प्रकार की लगभग 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको, कि भारत में विभिन्न प्रकार की कितनी पांडुलिपियां हैं, तो वो है 10 मिलियन पांडुलिपियां, जो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े संग्रह में से एक पांडुलिपि कौन से देश में है, तो वो आपका भारत में है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। 2 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था, पहला एक बार देख लेते हैं। कृषि अवसंरचना कोष, जिसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था, 10 वर्षों के लिए ये होगी। ठीक है, और प्रति वर्ष ब्याज क्या होगा? 3% का ब्याज अनुदान होगा। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या होगा? देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप्स, कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी ये क्या है? वित्त पोषित ये योजना है। तो इस तरह से ये जो था, ये क्या था? वित्त पोषित योजना था। और दूसरा क्या हम लोगों ने देखा था? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। ये कौन से मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। और मिशन का नाम तो आप लोग ध्यान में है ही, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। और इसमें क्या था? मंगोलियाई कुंजर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण करने की परियोजना आरंभ की गई है। और इसमें एक और पॉइंट आपने देखा था कि कुंजर का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त आदेश, जो विशेषतः किससे संबंधित है? कौन से भगवान से संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। और मंगोलियाई कुंजर कौन से भाषा से अनुदित किया गया है? तो वह है आपको तिब्बती भाषा से। ठीक है, इसके बाद आप लोग को यह ध्यान में रखना है कि यह कब स्टार्ट किया गया था? तो फरवरी 2003 में आरंभ किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, खसरा एवं रूबेला। तो चलिए जानते हैं कि ये जो है खसरा और रूबेला जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार श्रीलंका और मालदीव से खसरा और रूबेला का उन्मूलन हो गया है, यानी कि ये ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद इसके प्रमुख बिंदु हम लोग देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 2 देशों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। कौन कौन से? तो श्रीलंका और मालदीव। ये श्रीलंका और मालदीव से क्या हो गया है? खसरा और रूबेला का उन्मूलन हो गया है। इसके बारे में आगे देखते हैं। तो प्रमुख बिंदु क्या क्या है? ये दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने वर्ष 2023 के लक्ष्य से पूर्व खसरा तथा रूबेला बीमारियों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमारा इन लोगों का टारगेट क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया का टारगेट WHO के अकॉर्डिंग दक्षिण पूर्व एशिया का टारगेट क्या था? तो 2023 तक आपको इन दो बीमारियों को सफलतापूर्वक समाप्त करना। ठीक है, तो इस तरह से यह समाप्त हो गया, इसलिए यह क्या है? न्यूज़ में है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब किसी देश में लगातार 3 वर्षों तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानीय संचरण
को साक्ष्य नहीं मिलता है तो उसे खसरा और रूबेला मुक्त घोषित कर दिया जाता है। यानी कि 3 वर्षों तक अगर साक्ष्य नहीं मिलता है तो इसको क्या किया जाता है, उस देश को खसरा और रूबेला मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रति वर्ष 5 लाख लोगों की मृत्यु खसरा से हुई है तथा रूबेला प्रति वर्ष 55,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट ये मायने रखता है, 5 लाख लोगों की मृत्यु जो हो गई दक्षिण पूर्व एशिया में, और इसीलिए इसका टारगेट रखा गया था 2023 तक। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का खसरा उन्मूलन और रूबेला नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। ये कब स्टार्ट किया गया था, तो खसरा उन्मूलन और रूबेला नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, तो 2014 में। उन्मूलन से संक्रमण पर रोक लगेगी तथा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखा, ठीक है। अब चौथे पॉइंट्स पे आते हैं, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। इससे काफ़ी परिचित होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ईडी द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत हीरा कारोबारी नीरव मोदी की लगभग 32,966 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो देश में पहली बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को जब्त किया गया है। ये क्या होगा, यह पहली बार है जब किसी की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। वर्ष 2018 में इस कानून को लाया गया था, ठीक है। और इसका मूल उद्देश्य क्या था, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्ति को आदेश जारी होने के 90 दिन बाद नीलामी के लिए रखा जाता है। कितने दिन बाद तक, तो 90 दिन बाद तक नीलामी के लिए रखा जाता है। नीरव मोदी को 5 दिसंबर 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। तो चलिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एक्सपैट प्रवासी कोटा बिल। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायिकी समिति ने ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल को मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ का है, तो आपको ये देश का नाम याद रखना होगा, कहाँ का, तो कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायिकी समिति, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, इसके प्रमुख बिंदु को देखते हैं। बिल के अनुसार भारतीयों की कुवैत में आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि भारतीयों की आबादी कहाँ पे, तो कुवैत में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मसौदा कानून के तहत प्रवासियों की संख्या पर एक सीमा तय की जाएगी तथा प्रवासियों की संख्या में प्रति वर्ष लगभग 5% की कमी की जाएगी। कुवैत के प्रधानमंत्री और सरकारी अधिकारी कुवैत की आबादी को 70% से 30% तक कम करना चाहते हैं, जो कि इसके बाद हम लोग आते हैं, कुवैत में अधिकतर कोविड-19 संक्रमण के मामले में विदेशी प्रवासियों में देखने को मिले हैं, क्योंकि ये प्रवासी श्रमिक भीड़ भाड़ वाले आवास में निवास करते हैं, जिससे उनके माध्यम से वायरस संक्रमण आसानी से प्रसारित हो गया है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए कुवैत ने यह फैसला लिया है। चलिए, अब संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को देख लेते हैं। हिमालयी तितली गोल्डन बर्ड विंग को हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। ये आपको PCS के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसको दिया गया है, तो आप लोग देख रहे होंगे, हिमालयी तितली, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग को हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। तितली की यह प्रजाति गढ़वाल से उत्तर पूर्व राज्य तथा चीन, ताइवान आदि में भी पाई जाती है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि जब तक रोहिंग्या शरणार्थी वापस घर लौटने के लिए सहमत नहीं हो जाते, उन्हें भाषण 4 द्वीप या 4 पिया को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से हमारा आज का जो
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स था वह कंप्लीट हो गया। इसमें आपने देखा पहला जो पॉइंट था वो कृषि अवसंरचना कोष था। इसके तहत हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन था, इसके तहत हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। खसरा और रूबेला देखा था कि इसके लिए श्रीलंका और मालदीव से जो है खसरा और रूबेला का उन्मूलन हो गया है। इसके बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत हमने देखा था नीरव मोदी के बारे में कि उनको पहली बार देश से उनको जो है इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, पहली बार ये ऐसा हुआ है। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने एक्सपैट कोटा बिल देखा था जिसमें कुवैत के बारे में था कि कुवैत ने अपनी आबादी को कम करने के लिए, जो कि आबादी कम क्यों करना चाहते हैं, तो कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए। कोविड-19 के संक्रमण अभी आप जान रहे होंगे कि पूरा विश्व ही कोविड-19 से जूझ रहा है, तो उससे बचने के लिए कुवैत ने एक्सपैट कोटा बिल लाया है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे नेक्स्ट डे के करेंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।